नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका एक और वीडियो में। तो भारत के संविधान में हम भाग 5 के विषय में पढ़ रहे थे और भाग 5 में चर्चा किया गया है यूनियन के विषय में, यानी कि संघ के विषय में। जो लोकतांत्रिक देश होता है, खास करके जिस तरह के लोकतंत्र भारत है, इसमें सरकार दो स्तर पे होते हैं। एक राष्ट्रीय सरकार, नेशनल गवर्नमेंट, जिसको सेंटर गवर्नमेंट भी कहते हैं, संघीय सरकार भी कहते हैं, और दूसरा सरकार जो होता है वो राज्य स्तर पे होता है, जिसको रीजनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो भारत में भी सरकार दो स्तर पे है, एक पूरे देश के लिए जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरी सरकार जिसको क्षेत्रीय सरकार या फिर प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार कहते हैं। लोकतंत्र में जो शक्ति होता है, सभी शक्ति किसी एक संस्था के हाथों में नहीं होता है, बल्कि ये अलग अलग संस्था में बटा होता है ताकि शक्ति का पृथक्करण रहे और कोई भी एक संस्था इतनी शक्तिशाली नहीं हो सके कि जनता के अधिकारों को छीन सके या अपने बातों को मनमाने तरीके से लोगों पर सौंप सके। तो किसी भी लोकतंत्र में जो शक्ति का पृथक्करण है वो तीन संस्थाओं में होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जब हम भारत के यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, संघीय सरकार के विषय में पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम शक्ति के तीन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंतर्गत हमें कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ना होता है। उनमें सबसे पहले जो संस्था आता है वह है भारत के राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ते हैं, और फिर हम पढ़ते हैं भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में और कार्यपालिका के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं महान्यायवादी के विषय में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में। तो सबसे पहले हम भारत के राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति के विषय में पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि भारत के राष्ट्रपति का सीधा संबंध जिस आर्टिकल से है वह है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक, जिसमें राष्ट्रपति के पद, उनके कार्य और उनके कार्यकाल, उनके निर्वाचन होने की प्रक्रिया, इन सब चीजों के विषय में चर्चा किया गया है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक में। जिसमें कि जो आर्टिकल 52 था, अनुच्छेद 52 था, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के विषय में कहा गया है। यानी कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 52 है उसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 53 को जब हम पढ़े तो आर्टिकल 53 में है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा और अपने शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मदद से करेगा। देखिए, जब हम केवल और केवल आर्टिकल 53 को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है, पर जब हम आर्टिकल 74 को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 74 को पढ़ते हैं, तो उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करेगा और इस मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। तो जब हम आर्टिकल 53 और आर्टिकल 54 को समझने का प्रयास करते हैं तो यही बात निकल के सामने आता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान ना होकर के केवल और केवल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं और सरकार के भी प्रमुख होते हैं। फिर आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो ये सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है किससे? राष्ट्रपति के चुनाव से। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होगा, जिसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो हमारे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दो जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पांडिचेरी, वहां के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल कॉलेज है, उनके सदस्य होते हैं और ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आर्टिकल 55 में चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होगा।
तो देखिए जो आर्टिकल 55 है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, किस पद्धति के द्वारा होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा अनुपातिक मत पद्धति से होता है, अनुपातिक मत पद्धति से, मत पद्धति से होता है। तो क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, वो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा अनुपातिक मत पद्धति से होता है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव और जो संसद के सदस्य हैं या राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव के बीच कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो हम समझेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव और जो संसद के सदस्य होते हैं या राज्य विधानसभा के सदस्य के चुनाव होते हैं उसमें क्या अंतर है। राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है ना वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है, सीधे जनता भाग नहीं लेता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे कि अगर संसद के सदस्य के चुनाव के बारे में हम देखें तो इसमें सीधे जनता भाग लेता है। तो इस तरह के चुनाव को कहा जाता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जिसमें जनता सीधे भाग लेकर के अपने प्रतिनिधि को चुनता है, उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष मत प्रणाली या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। पर राष्ट्रपति के मामले में हम देखते हैं कि जनता इसमें सीधे भाग नहीं लेता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेता है। इसीलिए तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है, निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। निर्वाचक मंडल में जनता नहीं होते हैं, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और जो दो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पांडिचेरी, जो 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन दो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली का क्या मतलब हो गया कि ऐसे मतदान प्रक्रिया या ऐसे चुनाव प्रक्रिया जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेता है, उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष मत प्रणाली या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। दूसरा कि राष्ट्रपति के मामले में अप्रत्यक्ष प्रणाली को क्यों चुना गया, क्योंकि जब हम देखते हैं कि संसद के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मत प्रणाली से होता है, फिर राष्ट्रपति का चुनाव क्यों अप्रत्यक्ष मत प्रणाली से होता है, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण चुनाव कराना आसान नहीं होगा, चुनाव की प्रक्रिया बहुत लंबा होगा और चुनाव की खर्चीला भी होगा। पर सवाल ये उठता है कि जब संसद के सदस्य के चुनाव किया जा सकता है तो राष्ट्रपति के भी चुनाव कराया जा सकता है। दूसरी सवाल ये उठता है ना कि जो राष्ट्रपति होते हैं भले ही वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, पर वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही काम करते हैं। पर अगर कोई ऐसे राष्ट्रपति या कोई ऐसे प्रतिनिधि जिसका चुनाव सीधे जनता ने किया है, वो किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे जो संवैधानिक संस्था है उसके अंदर रह करके काम नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद के बीच जो मतलब संबंध है वो संबंध सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों का चुनाव सीधे अगर जनता करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव प्रत्यक्ष मत प्रणाली से ना होकर के अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा होता है। दूसरा कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक मत पद्धति की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ये अनुपातिक मत पद्धति क्या होता है, तो देखिए जो चुनाव होता है ना वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो चुनाव की प्रक्रिया दो तरीके की है कि जनता सीधे पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर जनता चुनाव की प्रक्रिया में स्वयं भाग ले रहा है तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष मत प्रणाली। पर अगर जनता चुनाव के प्रक्रिया में सीधे भाग नहीं ले रहा है तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष मत प्रणाली।
तो राष्ट्रपति के मामले में तो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है, पर राष्ट्रपति के मामले में अनुपातिक मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। हम आगे समझेंगे कि अनुपातिक मत पद्धति क्या होता है। देखिए, जो चुनाव होता है ना, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम के द्वारा, तो ये जो चुनाव है ये दो तरीके से हो सकता है। एक पहला तो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम। दूसरा अनुपातिक मत पद्धति, अनुपातिक मत पद्धति। अनुपातिक मत पद्धति को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो देखिए, जो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम के द्वारा संसद के सदस्य का चुनाव होता है और राज्य विधानसभा के सदस्य का चुनाव होता है। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इस प्रतिनिधि में से जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त हो जाता है उसको चुनाव में विजेता घोषित किया जाता है, उसको चुनाव में जीत घोषित कर दिया जाता है। पर फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम में एक मतदाता केवल और केवल एक व्यक्ति को ही मत दे सकता है और जिस चुनाव में शामिल उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हो जाएगा वो उम्मीदवार जीत उस उम्मीदवार की घोषित कर दिया जाता है, उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। पर अनुपातिक मत पद्धति में क्या होता है कि इसमें जो मतदाता होते हैं वो किसी एक व्यक्ति को अपना मत नहीं देते हैं बल्कि वरीयता देते हैं। वरीयता क्रम में वो एक ही व्यक्ति को अलग अलग अपना वरीयता दे सकते हैं। जैसे कि अगर अनुपातिक मत पद्धति से कोई चुनाव होता है तो उसमें अगर मान लेते हैं कि 4 उम्मीदवार मतदान में आया है और एक्स नाम का कोई व्यक्ति मतदाता है, तो वो किन्हीं एक व्यक्ति को अपना मत नहीं देगा बल्कि सभी व्यक्ति को अपना मत देगा, पर वरीयता का जो क्रम होगा ना वो अलग अलग हो सकता है। मान लेते हैं कि ये जो एक्स है इन्होंने बी को अपना पहला वरीयता दिया, सी को दूसरा और ए को तीसरा और डी को चौथा। इस तरह से एक ही व्यक्ति जितने उम्मीदवार चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होता है उन सभी उम्मीदवारों को अपना मत देता है, पर उनकी वरीयता अलग अलग होता है। किंतु जो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम है इसमें अगर कोई एक्स नाम का मतदाता वोट करने जाएगा तो वो किन्हीं एक ही व्यक्ति को अपना मत देगा। जैसे कि अगर उसको बी को देना है तो वो केवल और केवल बी को अपना मत दे सकता है, बाकी किसी और उम्मीदवार को अपना मत नहीं देगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली से तो होता ही है, साथ ही अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदाता होते हैं वो किसी एक उम्मीदवार को अपना मत नहीं देते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया में जितने उम्मीदवार शामिल होते हैं सभी उम्मीदवार को अपना मत देते हैं, पर उनका वरीयता का क्रम अलग अलग होता है, उसका जो प्रेफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। तो हमने ये समझ लिया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा अनुपातिक मत पद्धति से होता है। इसमें हमने समझा कि अप्रत्यक्ष मत प्रणाली क्या होता है और अनुपातिक मत पद्धति क्या होता है। देखिए, जो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि चुनाव में जितने उम्मीदवार शामिल है उन उम्मीदवार में से जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त हो जाता है उनको चुनाव की प्रक्रिया में विजेता घोषित कर दिया जाता है। चुनाव में ये माना जाता है कि उनकी जीत हो गई। पर जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति होता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें मत की गिनती तब तक
होता है जब तक कि कोई उम्मीदवार को उनका कोटा नहीं प्राप्त हो जाता है। जब तक किसी उम्मीदवार को कोटा नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक उसके मत की गिनती किया जाता है। और कोटा क्या होता है, डाले गए कोटा के अगर मतलब देखें कि भारत में जो कोटा निर्धारित है वो कितना होता है, तो डाले गए कुल मत और कुल स्थानों की संख्या +1 और इसमें +1, यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक कोटा निर्धारित किया जाता है। जब तक किसी उम्मीदवार को इस कोटा के बराबर मत नहीं प्राप्त होता है तब तक उस उम्मीदवार को चुनाव की प्रक्रिया में विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। और राष्ट्रपति के मामले में ये कोटा कितना है, डाले गए कुल मत और कुल स्थानों की संख्या। तो डाले गए कुल मत कितना होगा इसको हम आगे देखेंगे, पर हम जानते हैं कि कुल स्थानों की संख्या कितना होता है। तो राष्ट्रपति का पद केवल और केवल एक होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि डाले गए कुल मत और को जब आधे से एक मत जिस उम्मीदवार को ज़्यादा प्राप्त हो जाता है, कुल डाले गए मत से एक मत जिस उम्मीदवार को ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा वही उम्मीदवार उस चुनाव की प्रक्रिया में विजेता माना जाएगा, उसी उम्मीदवार का उस चुनाव की प्रक्रिया में जीत माना जाएगा। अब दूसरा चीज देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य और जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है, इन सब के मतों का मूल्य समान नहीं होता है। जबकि जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनाव होता है उसमें सभी व्यक्ति के मतों का मूल्य बराबर होता है, पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में जो राष्ट्रपति के चुनाव जिसके द्वारा होता है इसमें संसद के सदस्य के जो मतों के मूल्य है वो समान नहीं होता है। संसद के मतों का मूल्य अलग होता है, जबकि जो विधानसभा की सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं यानी कि जो विधायक होते हैं, विधायक के मतों का मूल्य कितना होता है। क्योंकि सभी राज्यों में जनसंख्या समान नहीं है, अलग अलग है, और इसलिए विधायकों की संख्या भी क्या है, सभी राज्यों में अलग अलग है। तो अब देखते हैं मत का मूल्य। मत का मूल्य, तो मत के मूल्य में सबसे पहले देखेंगे एमएलए का मत का मूल्य। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य कितना होता है। तो राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे में राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, और इसको भाग दे देते हैं 1000 से, और ये जो नंबर आता है यही नंबर उस राज्य के विधायक के मत का मूल्य होता है। तो देखिए सभी राज्यों के विधायक का मत का मूल्य क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि सभी राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है और सभी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी अलग अलग होता है। इस संख्या को 1000 से इसलिए भागा दे देते हैं ताकि ये नंबर छोटा हो जाए, बहुत बड़ा नंबर नहीं तो आएगा और फिर उस नंबर को गणना करने में आगे मुश्किल होगा, इसलिए इसको छोटा नंबर में बदल दिया जाता है। पर एक जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके मतों का मूल्य इसी प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है और सभी राज्यों के एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग होता है। और ये ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि राज्यों की जनसंख्या अगर अलग अलग है, और एमएलए क्या होता है कि अपने राज्य के जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए सभी राज्यों की जनसंख्या में एमएलए के मत का मूल्य भी अलग अलग होना चाहिए।
दूसरा चीज अब आता है कि किसी संसद के सदस्य के मत का मूल्य कितना होगा। एमपी के मतों का मूल्य, तो देखिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर है उनके मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। चाहे एमपी राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, सभी एमपी के मतों का मूल्य समान होता है क्योंकि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। पर एक बार ये देख लेते हैं कि एमपी के मतों का मूल्य निकाला कैसे जाता है, वैल्यू निकाला कैसे जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि सभी राज्यों के एमएलए के मतों का मूल्य, एमएलए के मतों का मूल्य को भागा दिया जाता है किससे, तो संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, संसद के निर्वाचित सदस्यों के संख्या से। यानी कि जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उनके मतों का मूल्य कैसे काउंट किया जाता है, तो सभी राज्यों के एमएलए के मतों का मूल्य, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य है, एमएलए जो है, जिनके मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो उस राज्य की कुल जनसंख्या को और उस राज्य में जो विधानसभा की स्थान है उससे भागा दे करके और उसको छोटा बनाते हैं कैसे, 1000 से उनको फिर से भाग दे करके जो नंबर आता है वो उस राज्य के विधायक के मतों का मूल्य होता है। तो भारत के सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य को जोड़ा जाता है और उससे जब संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य से भाग दे दिया जाता है तो इससे जो नंबर प्राप्त होता है, यही नंबर किसका होता है, यही नंबर होता है एक एमपी के मतों के मूल्य के बराबर, कि एक एमपी के मतों का मूल्य इसी के बराबर होता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के मतों का गणना कैसे किया जाता है। तो हमने शुरू में ही बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की गणना भी जो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम है वो उस प्रक्रिया से नहीं होता है, बल्कि एक अलग प्रक्रिया होता है। हम उसके विषय में समझते हैं। तो देखिए जो राष्ट्रपति के मत की गिनती, यानी कि राष्ट्रपति के मत की गणना किस तरीके से किया जाएगा। तो हमने शुरू में ही बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतलब मतदाता होते हैं, मत देने वाले व्यक्ति होते हैं, वो किसी एक व्यक्ति को अपना मत नहीं देता है, बल्कि जितने सदस्य चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होते हैं सभी सदस्य को अपना वरीयता देता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो कोटा निर्धारित किया जाता है, फिर चुनाव की प्रक्रिया में जितने सदस्य भाग लेते हैं, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 10 मत पड़ा, 10 मत पड़ा, तो इस 10 मत में हो सकता है कि जो पहली वरीयता का मत की बात करें, पहली वरीयता का मत, पहली वरीयता का मत, पहली वरीयता का मत मान लेते हैं कि ए को 3 मिला, बी को 4 मिला और सी को 1 मिला और डी को 2 मिला। पहली वरीयता का जो मत है ये क्या हुआ कि ए को 3 मिला, बी को 4 मिला, सी को 1 मिला और डी को 2 मिला। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से कि जनता तो सभी को मत देगा पर अपनी वरीयता अलग अलग देगा। इसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि पहली वरीयता का मत किसको कितना प्राप्त हुआ है। तो इसमें मान लेते हैं कि ए जो उम्मीदवार है उनको 3 मत पहली वरीयता का प्राप्त हुआ, बी को 4 मत, सी को 1 मत और डी को 2 मत पहली वरीयता का प्राप्त हुआ। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है कि जिस उम्मीदवार को पहली वरीयता का मत सबसे कम प्राप्त होता है, पहले राउंड की जो गिनती होता है उसके बाद उसको उस उम्मीदवार को चुनाव की प्रक्रिया में, गिनती की प्रक्रिया में अलग कर दिया जाता है, यानी कि अब उसकी मतों की गिनती नहीं होगा। तो इसमें जो सी नाम का उम्मीदवार है, क्योंकि इसको 1 ही मत प्राप्त हुआ है, तो पहली राउंड की गिनती के बाद इसके गिनती को हटा दिया जाएगा।
अब देखिए देखा जाएगा कि जो जो व्यक्ति इसको अपना पहली वरीयता दिया हुआ है, इनमें से दूसरी वरीयता उन्होंने किसको दिया है, तो इसके जो मत है उन व्यक्तियों में जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से गिनती आगे चलते रहता है जब तक कि किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा के बराबर मत नहीं प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में इस तरीके से गिनती चलता रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया के विषय में समझा। आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में समझेंगे, उनकी योग्यता क्या होता है और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। इन सब चीज़ों के विषय में आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसमें इतना ही। धन्यवाद।